आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्ट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये जो लेक्चर है ये बहुत जल्दी आपने पहले कहा था कि अपलोड करूँगा लेकिन अपलोड नहीं कर सका, तो वो थोड़े सी मसरूफियात की वजह से सेहत भी ठीक नहीं थी, तो इन दोनों वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, तो उसके लिए माजरत। तो और थोड़ा सा आजकल कॉलेज का काम भी थोड़ा सा इस तरह के पेपर्स हो रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन जब बच्चों को कराई जाती है तो उनके पेपर चेक करने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम उधर थोड़ा सा लग जाता है, तो उस वजह से टाइम नहीं दे पा रहा। तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि कोई वजह थी, इसी वजह से मैं नहीं आ सका, वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज जो हम इंशाल्लाह लेक्चर्स, क्योंकि आपको थंबनेल के ऊपर आपने पढ़ तो लिया होगा, रैम रोम और कैशे मेमोरी से रिलेटेड आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात रैम की करता हूँ। रैम जिस तरह बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, स्टैंड फॉर होता है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है ये बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाई जाती है। तो रैम और रीड ओनली मेमोरी जो होगी, इसी तरह कैशे मेमोरी, इन तीनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी से क्यों कहते हैं, वाई रैम इज़ नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम इसलिए कहते हैं, अगर बेसिकली हम स्ट्रक्चर की बात करें रैम की, तो रैम जो है इसके अंदर जो डाटा होता है वो बाइट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है जी, इसका जो साइज़ होता है रैम का ये बाइट्स की फॉर्म में होता है। आप जो भी रैम लेते कहते हैं 2 GB की रैम, 4 GB की रैम, 8 GB की रैम, बेसिकली रैम का जो साइज़ होता है GB गीगाबाइट्स होता है। ठीक है, आप जितनी मर्जी रैम लगे, लेकिन इतने लोग रैम नहीं लगवाते। बेसिकली रैम अगर ज़्यादा प्रोसेसिंग या गेमिंग के लिए भी चाहिए तो 16 GB तक आम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं या सॉफ्टवेयर जो एडिट करते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रैम को यूज़ करते हैं, क्योंकि रैम हेल्प करती है प्रोसेसर की, थोड़ी उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो रैम को रैंडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स के अंदर डाटा अरेंज हुआ हुआ होता है, जो बाइट्स की फॉर्म में होता है। अब मैं आपको ये पहले इसलिए बता रहा था कि स्ट्रक्चर कि बाइट्स की फॉर्म के अंदर जो उसके सेल्स होते हैं उनका एक ख़ास एक एड्रेस होता है। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज़ नोन एज बाइट। तो मतलब 8 सेल्स जो होते हैं उनका एक जो बाइट साइज़ होता है उसको एक ख़ास नंबर दिया जाता है, जो कि मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट बाइट कहलाया जाता है। मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट बाइट, वो जो ख़ास एक बाइट के अंदर डाटा स्टोर किया होता है उसको एक ख़ास नंबर दिया जाता है, उसे कहते हैं मेमोरी एड्रेस। अब वो जो एड्रेस होता है वो हर एक बाइट का अलग होता है, लेकिन हमने अगर कोई डाटा एक्सेस करना है तो डाटा एक्सेस करने के लिए हमें उस ख़ास बाइट का ख़ास एड्रेस पता होना चाहिए। अब वो एड्रेस तरतीब में है, वो रैंडम है, वो कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पे रैम को इसलिए रैंडम कहा जाता है कि वो डाटा बग़ैर किसी सीक्वेंस में, बग़ैर किसी ऑर्डर में जाए बग़ैर आप एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई रैम इज़ नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर जो डाटा होता है आपको किसी तरतीब में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, ये आपको उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सवाल एक इम्पॉर्टेंट है, बन सकता है। फिर उसके बाद एक और आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, तो ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ी, मतलब बायोफील्ड से मैट्रिक से आए हैं तो उनको ये चीज़ें नहीं पता, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियोस बनाई जा रही हैं। अगर आपको पता है तो गुड हो गया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रैम को वोलेटाइल क्यों कहते हैं? देखिए, जब कंप्यूटर की पावर ऑफ होती है ना, तो जो डाटा होता है वो आर्जी तौर पर पड़ा होता है रैम के अंदर। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो रैम लगी होती है ये आर्जी डाटा स्टोर करती है। रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। रैम के अंदर जो डाटा होता है ये आर्जी तौर पे पड़ा होता है। जब कंप्यूटर की पावर ऑफ होती है, जब आप खुद भी कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं या लैपटॉप ऑफ करते हैं, तो वो आपसे, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया और आप टर्न ऑफ करते हैं उसको क्लोज किए बगैर, तो वो आपसे कंप्यूटर एक क्वेश्चन पूछता है, एक पॉपअप स्क्रीन आती है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि वुड यू लाइक टू क्लोज दैट एप्लीकेशन योर सॉफ्टवेयर और नॉट।
तो आपको वो सॉफ्टवेयर क्लोज करना पड़ता है। अगर आप यस करते हैं तो हो जाता है, फिर वो क्लोज होता है, मतलब रैम में से वो रिमूव होता है, उसकी जो ओपन उसने जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की होती है उस सॉफ्टवेयर ने, वो वहाँ से रिमूव हो जाता है और फिर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। तो रैम के अंदर जो डाटा होता है टेम्परेरी होता है। जब आप कंप्यूटर की पावर ऑफ करते हैं तो रैम के अंदर जितना डाटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है। दैट इज़ वाई रैम इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछा जा सकता है। उसके बाद जी रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जी, रैम को रीड राइट मेमोरी कहते हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई रैम इज कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। देखिए सीपीयू जो है, मतलब जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर रैम में डाटा लिख भी सकता है, राइट भी कर सकता है, और प्रोसेसर रैम में से डाटा रीड भी कर सकता है फ्रॉम दैट स्पेसिफिक बाइट। वो जो बाइट की फॉर्म में डाटा स्टोर किया होता है रैम के अंदर, वो जो सेल्स होते हैं उनमें ख़ास जगह पे जाके डाटा को राइट भी कर सकता है प्रोसेसर, और उस ख़ास लोकेशन से डाटा को रीड भी सीपीयू कर सकता है। दैट इज़ वाई रैम को रीड राइट मेमोरी कहते हैं। इससे हम डाटा इसके अंदर लिख भी सकते हैं प्रोसेसर की बदौलत, और हम प्रोसेसर की मदद से उस जगह से डाटा पढ़ भी सकते हैं। दैट इज़ वाई रैम इज़ कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। अब आगे इसकी अगर बात करें रैम की, फर्दर आगे टाइप्स भी होती हैं। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर हम लोग जब मार्केट में जाते हैं या कोई गेम्स के लिए रैम ख़रीदें तो वहाँ तो DDR3 और DDR1 और DDR4 इसका जिक्र हो रहा होता है, इसका आपने नहीं बताया। तो वीडियो को भी आपने देखते रहना है, क्योंकि अभी इसी के बारे में जाके आपको पता चलेगा। तो रैम की दो टाइप्स हैं, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। अब आप ये जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ये नहीं पढ़ा वो कहेंगे ये क्या बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, बेसिकली डी से बनता है जी डायनामिक रैम और एस से बनता है जी स्टैटिक रैम। सबसे पहले बात करते हैं जी डायनामिक रैम की। डायनामिक रैम जो होती है ये ज़्यादातर आपके कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ की जाती है फॉर गेमिंग पर्पज़। लोग यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में के अंदर, जब स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाले कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं। ये मैं याद आपको करा दूं कि बहुत से लोग कहते हैं जी कंप्यूटर के जो स्टूडेंट होते हैं वो कंप्यूटर पढ़ने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादातर मैंने अभी तक जितना देखा है कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो गेमिंग पर्पज़ के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ICS के स्टूडेंट्स। लेकिन चले ये एक अलग टॉपिक है। तो ग्राफिक या डिज़ाइनिंग कोई सॉफ्टवेयर, आपने कोई वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं या इस तरह आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किसी सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा फोटोशॉप में आप कर रहे हैं या अडोबी इलस्ट्रेटर में कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग ये डी रैम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। गेम्स के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। बहुत सी इसकी टाइप्स हैं। DDR1 बहुत पुराने कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी, DDR2, DDR3, DDR4 भी यूज़ होती है। लेकिन एक बात आपको बताता जो ये जो रैम्स आपको डायनामिक रैम DDR1, DDR2 बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिक मदरबोर्ड जो है उससे रिलेटेड होती हैं। अब ये नहीं ज़रूरी कि जी आप DDR4 जो रैम है वो DDR3 वाले मदरबोर्ड में लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ पाबंदी होती है। ठीक है, DDR4 की रैम मदरबोर्ड्स पे कुछ जगह पे नहीं चलती, कुछ DDR3 की जो रैम है वो DDR2 के मदरबोर्ड पे नहीं चलती। तो ये इसमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन का इश्यूज़ है। तो इसलिए जब भी आप कोई DDR4 या DDR3 कोई भी रैम ख़रीदें, लेटेस्ट मार्केट के अंदर DDR5 भी आ गई है, लेकिन हम DDR4 तक के भी रहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है। तो ये जो DDR4 की बात कर रहा हूँ मैं रैम की अगर फ़र्ज़ करें ये आप लोग ख़रीदते हैं तो आपको अपने मदरबोर्ड का मॉडल और मदरबोर्ड की कंपनी जो है उससे रिलेटेड आपने देखने कि क्या उस जगह पे ऐसी स्लॉट्स हैं, क्या वो मदरबोर्ड इस DDR4 को सपोर्ट करता है या नहीं करता। कुछ बहुत से ऐसे मदरबोर्ड्स होते हैं जिस पे ये रैम सपोर्ट नहीं करती, तो फिर आपको उसको मदरबोर्ड का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जब ख़रीदने से पहले ये चीज़ें माइंड में रख लें। उसके बाद हम बात करते हैं एस रैम की। एस रैम से बनता है जी स्टैटिक रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। एस रैम जो होती है इसके अंदर बेसिकली ये जो रैम है ये डी रैम की निस्बत
थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। डी रैम के अंदर जो बेसिकली वर्किंग उसकी है ना डी रैम की, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज उसका होता है, उसको हम बरकरार रखना पड़ता है। डी रैम के अंदर हमें कंटिन्यूस रिफ्रेश करना होता है, रिचार्जिंग करनी होती है, क्योंकि अगर वो आप रिफ्रेश या रिचार्जिंग डी रैम की नहीं करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज ऐसा ऐसा कम हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिकल चार्ज के कम होने की बेस पर उसमें से जो डाटा होता है वो ज़ाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज़ वाई डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड एंड रिचार्ज अगेन टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट, अदरवाइज योर डाटा विल बी लॉस्ट। ठीक है जी। और एक बात और याद रख लें, जब कि आप डी रैम में से जब डाटा रिमूव हो मतलब रिफ्रेश हो रहा होता है या रिचार्ज हो रहा होता है तो उसके इलेक्ट्रिकल स्टेट को बरकरार रखने के लिए, तो उस टाइम पे जो प्रोसेसर है वो उस डी रैम में से डाटा असेस नहीं कर सकता। जी हाँ, उसमें से डी रैम में से डाटा CPU असेस नहीं करेगा ड्यूरिंग रिफ्रेश। दैट इज़ वाई स्पीड जो होती है CPU की वहाँ पे परफॉर्मेंस की स्लो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको वेट करना पड़ता है। फिर आप सोचते रहेंगे कि जी कब रिफ्रेश करना है, कब नहीं, कब प्रोसेसर उसको असेस करेगा, कब रिफ्रेश रिचार्ज ख़त्म होगा प्रोसेस। दैट इज़ वाई डी रैम इज़ स्लोअर देन एस रैम। जबकि अगर बात करें एस रैम की, तो एस रैम बेसिकली इज़ फास्टर देन डी रैम। और एस रैम की जो है टेक्नोलॉजी वो डिजिटल गेट्स एंड और नॉट इसकी बेस पर ये बनाई गई है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज का प्रॉब्लम का इशू नहीं होगा, इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। ज़ाहिर सी बात, अब कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुई है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें इसकी वजह से ये महंगी भी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि CPU को वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ एस रैम रिचार्ज या रिफ्रेश नहीं होती, लेकिन लॉजिकल गेट्स की बुनियाद पर इसको बनाया गया। एस रैम बेसिकली इसके अंदर कैशे होती हैं, कैशे मेमोरी। एस रैम बेसिकली कैशे मेमोरी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैशे मेमोरी, जिस तरह भी आपको मैंने थंबनेल के अंदर बताया भी था कि तीनों का जिक्र होगा, तो अब कैशे मेमोरी जो है वो एस रैम की बदौलत बनती है। अब कैशे मेमोरी फर्दर 3 टाइप्स हैं उसकी, L1, L2, L3। ठीक है जी, 3 कैशेज मेमोरी होती हैं, L1, L2 एंड L3। ये जो L1 कैशे मेमोरी होती है ये CPU के अंदर मौजूद होती है, प्रोसेसर के अंदर ही L1 कैशे लगी हुई होती है। L2 जो कैशे मेमोरी होती है ये भी CPU के अंदर ही होती है, लेकिन मतलब थोड़ी सी L1 की निस्बत इसकी जो साइज़ कैपेसिटी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव है, बेहतर है। तो कैशे मेमोरी ये L1 और L2 की मैं जो बात करूँ ये CPU के अंदर मौजूद होती है, जबकि L3 जो कैशे मेमोरी है ये CPU के बाहर होती है, मतलब CPU के अंदर नहीं लगी होती लेकिन CPU के बिल्कुल करीब होती है। ठीक है जी, ये आप अपनी इस बात को अपनी ज़हन में बिठा लें कि L1 और L2 कैशे मेमोरी जो होती हैं ये CPU प्रोसेसर के अंदर होती हैं, अवेलेबल होती हैं, बिल्ट इन होती हैं, जबकि L3 कैशे मेमोरी होती है ये CPU के अंदर नहीं होती, ये कैशे मेमोरी CPU से बाहर होती है लेकिन CPU के करीब लगी हुई होती है, मदरबोर्ड के ऊपर ही है। तो L3 कैशे मेमोरी का साइज़ है, बात है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू L2 और L1, MBs की फॉर्म में होता है, MBs की फॉर्म में इसका कैशे का साइज़ होता है। तो कैशे मेमोरी से भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस कंप्यूटर की इम्प्रूव की जा सकती है, बेहतर की जा सकती है या कम की जा सकती है। बहुत से लोग कहेंगे कम क्यों की जाती है, जब आप कम प्रोसेसर कम लेंगे उसकी गीगाहर्ट्ज़ की प्रोसेसिंग पावर कम होगी, उसके अंदर कैशे मेमोरी बेहतर नहीं लगी होगी तो आपकी स्पीड स्लो होगी। लेकिन आप एक अच्छी वर्किंग के लिए आप कंप्यूटर चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेमिंग पर्पज़ के, तो फिर आपका प्रोसेसर हैवी समझ उसके अंदर कैशे मेमोरी ज़्यादा होती है। कैशे मेमोरी ज़्यादा होगी तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं जी कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी L1, L2, L3 होती है, लेकिन बेसिकली इसकी वर्किंग अगर बताऊँ तो कैशे एक बहुत छोटी सी मेमोरी होती है। आपको बताया भी इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, MBs की फॉर्म में होता है, लेकिन काम बड़ा करती है। छोटा पैकेट और बड़ा धमाके वाली बात है कि है तो बहुत छोटी डिवाइस, मतलब छोटी रैम है, रैम नहीं कह सकते, मतलब मेमोरी है, लेकिन काम बहुत बड़ा करती। क्या काम करती वो भी आपको चंद सेकंड्स के बाद पता चल जाएगा। ये ज़्यादातर आप जो कंप्यूटर के अंदर डाटा मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं ना वो स्टोर किया होता है कैशे के अंदर। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका जो ब्राउज़र होता है उसकी भी इंटरनल कैशे मेमोरी होती है, आपके मोबाइल फ़ोन की भी कैशे मेमोरी होती है, आपके लैपटॉप के ब्राउज़र्स की भी कैशे मेमोरी होती है। हर एक जगह पे कैशे मेमोरी मौजूद होती है। ठीक है जी, तो मैंने कहा कि मोस्टली जो आप लोग यूज़ करते हैं डाटा वो कैशे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि आप अब
कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, आप पहली दफ़ा कोई ऐसी वेबसाइट लिखते हैं जिसका पहले लिंक आपने नहीं लिखा, तो आप ब्राउज़र के अंदर एड्रेस बार के अंदर कोई भी वेबसाइट का लिंक देते हैं। तो जब आप पहले लिखते हैं तो आपका पूरा एड्रेस लिखते हैं, कोई मतलब हिंट या इस तरह की कोई वेबसाइट नहीं आती। आप वो लिखते हैं, सर इंटर करते हैं, वो पेज ओपन हो जाता है, फिर आप उस वेब ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं, फिर आप उसको ओपन करते हैं। क्लोज़ करने के बाद अब इस दफ़ा आप उस वेबसाइट का नाम लिखना शुरू करेंगे तो वो पहले से ही वो लिंक वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। अब ये कैसे? क्योंकि वेब ब्राउज़र की इंटरनल कैश मेमोरी में जो आपने वेबसाइट सर्च की थी वो वहाँ पर स्टोर हो गई है। अब उसका लिंक, उसका एड्रेस आपको एड्रेस बार में पहले से ही लिखते हुए नज़र आ जाएगा, जो जो आपने वेबसाइट्स सर्च की होंगी। इसी तरह कैश मेमोरी कंप्यूटर में भी स्टोर होती है। कंप्यूटर में अब कैसे काम करती है कि अगर फ़र्ज़ करें सीपीयू ने डाटा रैम लेना है तो सबसे पहले सीपीयू डाटा कैशे से फ़र्ज़ करें जाके देखेगा, कैशे में तो डाटा है नहीं, तो फिर चला जाएगा रैम में। अब रैम के अंदर जब जाएगा तो रैम में तो डाटा मौजूद होता है, क्योंकि सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम और कैन राइट डाटा टू रैम। तो सीपीयू जाएगा रैम में, डाटा देखेगा जी, डाटा वहाँ से उसने ले लिया। अब रैम क्या करेगी, वो डाटा अगर उसको सीपीयू को दोबारा चाहिए होगा तो रैम उस डाटा की कॉपी कैशे मेमोरी को भेज देगी। रैम वो जो सीपीयू को डाटा चाहिए होगा उसकी कॉपी कैशे मेमोरी में रख देगा, और फिर नेक्स्ट टाइम अगर सीपीयू को वो दोबारा डाटा चाहिए होगा तो जब सीपीयू को दोबारा चाहिए तो सीपीयू फर्स्ट जाएगा कैशे मेमोरी में, कैशे मेमोरी में देखेगा अगर वो वहाँ पे डाटा मौजूद है तो वहीं से ले लेगा, फिर रैम की तरफ उसे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस A1 हो जाएगी, बड़ी बेहतर हो जाएगी, नॉर्मली स्मूथ काम करेगा, रैम पे बोझ नहीं पड़ेगा, रैम प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या बैक एंड जो प्रोग्राम्स चल रहे होंगे वो स्मूथली रन करेगी, परफॉर्मेंस आपके प्रोसेसर की A1 हो जाएगी, जल्दी से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिस्पॉन्स टाइम जब अच्छा होगा तो जाहिर सी बात आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो दैट इज़ वाई कैशे मेमोरी हेल्प्स इन कीपिंग द योर PC स्मूथली। दैट इज़ वाई कैशे मेमोरी इज़ वेरी आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये थे जी आपके बेसिकली कैशे, रैम और रोम की। सॉरी, अब रोम के बारे में मैंने नहीं बताया, रोम का भी बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा माइंड में वो चीज़ भूल गया कि कैशे का बता दिया, रैम का बता दिया, रोम का नहीं बताया, तो रोम का बता देते हैं जी। सॉरी, रोम को मेरे माइंड से निकल गया था, तो रोम का भी बता देते हैं। रोम से बनता है रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है इसके अंदर से सिर्फ सीपीयू डाटा पढ़ सकता है, डाटा राइट नहीं कर सकता। अब राइट कौन करते हैं? जो इंजीनियर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जहाँ ये रोम बनाई जाती हैं, सिर्फ वो ही उसके अंदर डाटा राइट कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। आपको ये ऑप्शंस नहीं दी कि आप उसमें से डाटा राइट करें। अब रोम जो होती हैं ये बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए होती हैं। आप जब देखते होंगे जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सामने लिखा है, टेक्स्ट आता है कंपनी का, और या आप कह सकते हैं जब भी आप ओपन करते हैं तो वो टेक्स्ट आता है और उसके बाद वो लोडिंग होती है। वो जो टेक्स्ट आपका आता है वो बताते हैं जी इस कंपनी का डेल का है और ये HP का है, जो सामने लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा होता है। बेसिकली वो रोम के अंदर पहले से कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे लिखा हुआ होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है जी, वो आपको टेक्स्ट वैसे के वैसे नजर। इसकी अगर एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके लिए, तो मोबाइल फ़ोन्स जो होते थे, नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स जो होते थे, तो बटन्स वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप देख दोगे एक दो हाथ आते थे, इस तरह आके जुड़ते थे। जब आप मोबाइल ओपन करते थे ना तो दो हाथ इस तरह आते थे और आपस में इस तरह जुड़ते थे। जब भी आप ओपन करते तो ये आपके सामने इसी तरह के हाथ जुड़ते थे उस मोबाइल के ऊपर। बेसिकली वो उस मोबाइल की रोम के अंदर ये चीज़ें पहले से रखी गई थी। जब भी मोबाइल ऑन होगा वो हाथ स्पेशली आगे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नोकिया फ़ोन के अंदर। वो बेसिकली उस मोबाइल की रोम के अंदर वो चीज़ ग्राफिक एनिमेशन करके वो शामिल की गई थी, या नोकिया उसके बाद लिखा आता था। तो रोम के अंदर जो आरजी डाटा नहीं मतलब रोम के अंदर जो डाटा आप स्टोर करते हैं उसमें से डाटा डिलीट नहीं होता। रैम के अंदर डाटा कंप्यूटर की पावर ऑफ करने के बाद डाटा डिलीट हो जाता था, रोम के अंदर डाटा डिलीट नहीं होता। दैट इज़ रोम इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है जी, यहाँ पे सॉरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पे अब जिस तरह मैंने रैम का कहा ना कि ये वोलेटाइल मेमोरी है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि जब कंप्यूटर की पावर ऑफ करते हैं उसमें से डाटा डिलीट नहीं होता। अब रोम की भी टाइप्स हैं। ठीक है जी, रोम की जो टाइप्स हैं अगर बात करें उसकी
सबसे पहली टाइप जो आ जाती है वो है जी पी रोम। पी रोम होगी। अच्छा जी, उसके बाद ई पी रोम होगी और उसके बाद ई ई पी रोम होगी। ठीक है जी, 3 इसकी टाइप्स हैं। पी रोम जो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन थी डिलीट आप नहीं कर सकते। एक दफ़ा मैन्युफैक्चरिंग या कंपनी ने या इंजीनियर्स ने इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख दी, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर कोई लिखने के दौरान, इंस्ट्रक्शन लिखने के दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई एरर, तो वो ठीक नहीं हो सकता पी रोम के अंदर। तो अगर फ़र्ज़ करो गलती आ जाए तो वो चिप अनयूजेबल, इस्तेमाल के हमारे काबिल नहीं रहती। फिर ई पी रोम की बात करें, ई पी रोम बनता है रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कंपनीज के अंदर इंजीनियर्स ने सोचा कि यार इस तरह तो अगर गलती हो जाए तो फिर हम ठीक कैसे करेंगे, या कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ चेंजिंग करनी पड़े तो फिर क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने ई पी रोम को इंट्रोड्यूस करा। ई पी रोम के अंदर नाम इसको इसलिए कहा जाता है रेजेबल, इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये भी किस तरह, ये ई पी रोम निकाली जाती है मदरबोर्ड से, उसके बाद इसको कुछ डिवाइसेस की बदौलत अल्ट्रा वायलेट रेज दी जाती हैं। उस अल्ट्रा वायलेट शॉ की वजह से उसमें से डाटा को डिलीट किया जाता है, फिर उसके अंदर राइट करके फिर उसके अंदर रोम के अंदर, चिप के अंदर रख दिया जाता है मदरबोर्ड के ऊपर। तो इस तरह ई पी रोम अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से डाटा डिलीट किया जाता है। ई पी रोम से बनता है इलेक्ट्रॉनिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बहुत बड़ा नाम हो गया है, लेकिन इसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है रैम, ये इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं आप डिलीट कर सकते हैं। मतलब किस तरह, इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से इलेक्ट्रिकल रिमूव किया जाता है डाटा इसमें से, और फिर उसके बाद उसके अंदर दोबारा डाटा राइट करके उसको मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो ये थी जी रोम की टाइप्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया क्योंकि हर चीज़ डिटेल में बताना मैं ज़रूरी समझता था। अगर आपको सिर्फ एक बुक से उठा के आपको तस्वीरें बना के उसके ऊपर समझा दूँ तो फिर हो सकता है आपको समझ ना आए। है तो कुछ उससे मिलता जुलता, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी बताई हैं। बेसिक बुनियादी क्योंकि कोर्सेज जो हैं उसके लिहाज से जितना मैं समझता हूँ कि जो मैं बुनियादी लिहाज से स्टूडेंट्स को जितना बेहतर समझा सकता हूँ, उस लिहाज से मैंने आपको चीज़ें वजात की हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो सॉरी फॉर दैट, आप क्वेश्चन करें, मैं कमेंट्स के अंदर लाजमी उसका जवाब दूंगा। और अगर आप चैनल पर आए हैं पहली दफ़ा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।